दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। सीएए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को आखिरकार लागू कर दिया गया। 4 साल 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद सीएए को लागू कर ही दिया गया। वक्त और मौका हालात ये इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि आखिर इस कानून को इसी वक्त में क्यों लागू किया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव के नोटिफिकेशन आना बाकी हैं। कभी भी चुनाव के ऐलान हो सकते हैं और चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू करने का मतलब कि खास समुदाय पर निशाना। अब तक यही माना जाता रहा है। सीएए को जब मुसलमानों के लिए जोड़कर देखा जाता है तो उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजहें सामने आती हैं और उन वजहों को नकारना भी जायज नहीं है। सरकार इस बात को लेकर के कह रही है कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। लेकिन जब यही बात चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में, आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आपको इस कानून के बारे में बताया जा रहा है, तब यह भी समझाया जा रहा है कि देखो देखो, हम तो फलाने की चूड़ी टाइट करने की तैयारी कर चुके हैं और हमने चूड़ी टाइट कर दी, ये कानून लागू कर दिया। तो दक्षिणपंथी संगठन है, उनके तरफ से इस कानून के बारे में खूब तारीफें की जा रही है और इस कानून की तारीफ तब से हो रही है जब इस कानून को पारित किया गया 2019 में। इस कानून में ऐसा क्या है जिसके वजह से डरने की जरूरत है देश की उस माइनॉरिटी को जिसे आप मुसलमान कहते हैं, क्योंकि इस कानून में माइनॉरिटी का मायने बिल्कुल बदल जाता है। इसमें माइनॉरिटी कहा जाता है, धार्मिक अल्पसंख्यक उन लोगों को कहा जाता है जिसका ताल्लुक भारत से नहीं है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और उन देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं यानी रिलीजियस माइनॉरिटी जो उन देशों में है, वो भारत में नागरिकता पा सकते हैं और ये कानून उनको ही नागरिकता देने के लिए दिया गया है, जिसमें मुसलमान नहीं है, सब हैं, बस मुसलमान नहीं। और ये कहा जा रहा है कि जो उन देशों में, तीनों देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए, धर्म के आधार पर जो सताए हुए माइनॉरिटीज हैं, उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें मसला क्या क्या है और क्यों हमारे देश का मुसलमान डर रहा है इस कानून को लेकर के, और किस हद तक उनका डरना जायज है, इस बात पर भी हम आपको कुछ खास डिटेल बताना चाहेंगे, चर्चा करेंगे उस विषय पर। और क्या है सवाल यही होता है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू कर दिया गया तो आखिर अब क्या? उसके पीछे कई वजह है। पहला वजह यह है कि इस कानून को लागू करने की टाइमिंग, इलेक्शन नजदीक। दूसरा ये कि अब सीएए को लेकर के पूरे टीवी चैनलों पर बहस शुरू होगी, मुहावरे शुरू होंगे, बस मुहावरे शुरू होंगे। इसके साथ ही उन तमाम मुद्दों पर धीरे धीरे पानी डाल दिया जाएगा जिसको अपोजिशन ने अब तक अपना इलेक्शन का एक बहुत ही मजबूत मुद्दा बनाया था। रोटी कपड़ा मकान, नौकरी, दवा दारू, इन सब चीजों को जो है दरकिनार करके टीवी चैनलों पर लगातार एक बहस चलाई जाएगी और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और इसकी शुरुआत होगी शाहीन बाग के नाम पर, कपड़े पहचान कर निशाना बनाने के नाम पर, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर, और इसकी शुरुआत होगी सीए कानून के नाम पर, जो कि अब मौका मिल गया है। और यह मौका क्यों हुआ है, यह आज ही क्यों लागू किया गया, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सोमवार का दिन है और 11 मार्च, और 11 मार्च सोमवार को ही इसे लागू कर दिया गया। और जब आप इस खबर को देख रहे हैं तब ये दिन है 12 तारीख यानी अगले दिन का। तो इसमें क्या खास है? स्टेट बैंक ने अब सुप्रीम कोर्ट में अब अपना जवाब दाखिल करना है। जो चंदा मिला है, पॉलिटिकल चंदा मिला है, उस चंदे का हिसाब 12 तारीख तक देना है सुप्रीम कोर्ट को, और सार्वजनिक करनी है डिटेल जिनके जरिए चंदा लिया गया, मोटी रकम, हजारों करोड़ों रुपए लिए गए पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए, और कौन कौन लोग उन चंदों को, उन इलेक्टोरल बॉन्ड को देने वाले थे और भजाने वाले कौन लोग थे, इसका डिटेल 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा। और जब ये खुलेगा तो बहुत बड़े बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है, जैसा कि अब तक अंदाजा लगाया जाता रहा है। तो ऐसे में टीवी चैनल अपने डिबेट में क्या दिखाएंगे, वो उन चीजों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई का जवाब क्या आता है, वो सूचना क्या देता है, वो क्या इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को थमाता है, जिससे कि तहलका मचने वाला है,
पॉलिटिकल सियासी गलियारे में हड़कंप मचने वाला है और उस हड़कंप को दबाने के लिए इस कानून को शायद 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 ला दिया गया। अभी तब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है और 24 घंटे का उनको हुक्म दिया है कि अगले दिन हमें ये कागज चाहिए। यानी एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे, जैसे इस देश का मुसलमान कह रहा है कि कागज तो नहीं दिखाएंगे साहब, कुछ भी कर लीजिए, कागज नहीं दिखाएंगे। उसी तरह एसबीआई कह रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया तो एक ही दिन का वक्त मिला है, वो दिखाएगा। तो इस मामले को दबाने के लिए ये भी एक इशारा है। अब सुनिए सीएए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, सीएए में डरने की क्या जरूरत है? ये कानून ये कहता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 पड़ोसी देशों के से कोई सताए हुए, धर्म के आधार पर सताए हुए जिसमें मुस्लिम नहीं है, उनको उसमें मुस्लिम का जिक्र ही नहीं है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, इनका जिक्र है, उसमें मुसलमान नहीं है। अब भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि भाई साहब मुसलमानों के लिए तो दुनिया में बहुत से देश हैं, वो कहीं भी चले जाएं, इन लोगों के लिए तो भारत के अलावा और कोई देश नहीं है। तो साहब इसमें तो ईसाई भी हैं, ईसाइयों को आखिर इसमें क्यों शामिल किया गया? ईसाइयों के लिए भी बहुत से देश हैं और मुसलमानों से ज्यादा देश हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ मुसलमान है क्यों? उसके पीछे कई वजह हैं। एक तो चुनाव, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव का मेन मुद्दा ही मुसलमान होता है। मुसलमानों का खौफ दिखा करके देश की बहुसंख्यक आबादी को डराया जाता है, उनके जरिए खास पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट कराया जाता है और ये फायदा उठाती है खासकर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और जो भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बीजेपी के फेवर में अब तक ये काम करते आए हैं और अब ये काम फिर से शुरू हो जाएगा। मुसलमानों का जहां तक मामला है, मुसलमानों को लेकर के इसलिए चिंता करने की वजह है कि अमित शाह जी ने अभी तक तो ये कहा था अपने एक पुराने भाषण में, ये कानून जो है वो नागरिकता देने के लिए, ना कि नागरिकता छीनने के लिए, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। नागरिकता दिया जाएगा जो पड़ोसी देश हैं वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों को। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों को सीए के नाम पर डराया जा रहा है, मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी भारतीय नागरिक की इससे नागरिकता जाने वाली नहीं है, छीनने वाली नहीं है, उनकी नागरिकता खतरे में नहीं है, जो भी भारतीय है। पर सवाल है कि भारतीय होगा कौन? क्योंकि ये कानून ये कहता है कि अगर सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अगर उनको अपनी नागरिकता साबित करने की नौबत आएगी तो उनको कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस कानून में धर्म का जिक्र है और धर्म के आधार पर इस कानून को बनाया गया है, लागू कर दिया गया है, तो गैर मुसलमान होना ही यह काफी है कि आप भारतीय, क्योंकि आपको नागरिकता तो ऐसे ही मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने बकायदा एक पोर्टल बनाने का अनाउंसमेंट किया है। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे नॉलेज में नहीं आया कि कोई वेबसाइट पोर्टल चालू किया गया, हो सकता है बाद में चालू कर दिया जाए, लेकिन इस कानून को लागू कर दिया गया है। और साथ ही उस पोर्टल पर जो सीए के जो पोर्टल बनाया जाने वाला है या पोर्टल लॉन्च होने वाला है, उस पोर्टल पर इन 3 देशों के सताए हुए माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, उनको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार फिर जांच पड़ताल करेगी और नागरिकता दे देगी, नागरिकता उनको थमा देगी। रह गए इसे मुसलमान का जिक्र क्यों नहीं आया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब सुनिए मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अभी भी मुसलमान शक व शुबा का शिकार है, क्योंकि जब कागज दिखाने की बात आएगी तो जो गैर मुसलमान है, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, ये अगर कागज नहीं भी दिखाएंगे तो इनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए जब बात मुसलमानों पर आएगी तो मुसलमानों को कागज दिखानी होगी, क्योंकि इसमें यही है कि भारतीयों की नागरिकता तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको यह भी तो साबित करने पड़ेगा कि आप भारतीय हैं। और जब भारतीयता साबित करने का सवाल खड़ा होगा तो जो गैर मुसलमान है वो बिना कागज दिखाए ही नागरिकता के तौर पर अपने आप को हाजिर कर सकते हैं, वो एक नागरिक के तौर पर पेश हो सकते हैं। उनको कहा दिया जाएगा भाई सीए के तहत इनको नागरिकता तो मिल जाएगी। जो मुसलमान है, चूंकि ये धर्म के आधार पर है, तो मुसलमान के पास अगर कागज नहीं होगा तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। और इसका एक नजारा असम में देखा जा चुका है। असम में जब एनआरसी लागू हुआ, एनआरसी, तो वहां पर इसका भारी जनविरोध होने लगा।
वहां के लोग, जो असम के जो लोग रह रहे थे, बरसों से रह रहे थे, उन पर ये आरोप लगाते हैं, वहीं के लोग, असम के ही लोग लगाते हैं बड़ी संख्या में, कि ये तो बांग्लादेशी हैं। ऐसा है, बहुत से लोग बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश बना तो उस समय हिंसा हो रही थी वहां पर, धर्म, मजहब, नस्ल के आधार पर हिंसा हो रही थी, भाषा के आधार पर, तो वो भारत में दाखिल हुए, वो भारत में शरणार्थी हुए, आ गए। उसमें हिंदू भी थे, बड़ी तादाद में मुसलमान भी थे। लेकिन उसके बाद जब एनआरसी होती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और कांग्रेस के जमाने में लाए गए कानून के निर्देश पर, तो जब एनआरसी होता है असम का, तो पता चलता है कि मुसलमानों से ज्यादा बड़ी तादाद तो हिंदुओं की है। उसके बाद उस पर जो है हंगामा शुरू हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये गलत किया गया है, अकाउंटिंग गलत हुई है, जांच ही गलत किया गया, मतलब दुनिया भर के खामे निकाल दी गई। अगर इसका ठीक अपोजिट होता तब तो जय जय होता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये शुरू हो जाती। लेकिन खैर, यहां शको शुबा यही है। और बात करें अगर कि इसमें मुसलमान को ही निशाना क्यों बनाया गया, तो मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपसे भी अगर कागज मांगा जाएगा, आप भी अगर कागज नहीं दिखाते हैं तो आपको संदिग्ध नहीं माना जाएगा, आपको भी भारतीय ही माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर कागज दिखाने की नौबत नहीं आएगी। या तो इसमें यह कह दिया जाए कि जो भी हैं 3 देशों से संबंधित हैं, भारत में रह रहे हैं, वो खुल करके सेल्फ डिक्लेरेशन कर दें, घोषणा कर दें खुद ही आकर के, और बताएं कि वो कब भारत में आए थे, क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट फिक्स की गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब भारत का 1995 का कानून यह कहता है कोई भी अगर 11 साल से भारत में रह रहा है तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, नागरिकता उसको मिल जाएगी। लेकिन सीए कहता है कि इन 3 देशों में, 3 देशों के लोग, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां से अगर कोई नागरिक हैं तो उनके लिए सिर्फ 6 साल ही भारत में रहना पर ही काफी है, उनको नागरिकता मिल जाएगी। इस पोर्टल के थ्रू, जो पोर्टल बनाया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको नागरिकता मिल जाएगी। ज्यादा टिम टाम की जरूरत नहीं है, कागज नहीं है कोई बात नहीं, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन नागरिकता किसको मिलेगी? ये जो धर्म वाले लोग हैं इनको मिलेगी, इसमें मुसलमान नहीं। मुसलमान यही कह रहा है कि इसमें मुसलमान को भी डालिए। अगर सताए हुए लोगों को ही देने का अगर सरकार ने ठेका ले रखा कि हम ही देंगे सताए हुए लोगों को नागरिकता, तो भाई भारत क्या शरणार्थी शिविर है? भारत का डंपिंग सेंटर है कि आप सारे लोगों को ला करके यहां रखोगे? आपने ठेका ले रखा है किसी के धर्म का कि फला धर्म के लोग सताए हुए हैं तो हम ही देंगे। क्या भारत के संविधान में या भारत कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत फला जाति, धर्म, नस्ल के लोगों का देश है? ऐसा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी लाखों की तादाद में लोग भारत छोड़कर चले गए, दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, और दूसरे देशों की नागरिकता वो लेने के लिए ले लिए, पासपोर्ट छोड़ दिए, बेकार गया भारत का पासपोर्ट। भारत का पासपोर्ट उन लोगों ने त्याग दिया, दूसरे देशों का पासपोर्ट लेने के लिए दूसरे देशों में जाकर के वो चले गए। वह चाहे जो भी रहा हो, ये बातें सरकार खुद बताती आ रही है कि फला इतना लाख लोगों ने जो है नागरिकता ले ली, विदेशों में चले गए, विदेशी हो गए, अब भारतीय नहीं रहेगी, वो भारत की नागरिकता ही छोड़ दिए। तो सवाल है, वो तो धर्म देखकर तो नहीं गए, तो बतौर हिंदू वो फला देश में जा रहे हैं, और फला देश जो ईसाई देश है, क्रिश्चियन देश है, मुसलमान देश है, क्यों जा रहे हैं वो? उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो हमारे देश की सरकार इस चक्कर में क्यों पड़ी है कि धर्म के आधार पर फला 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 देशों के लोगों को हम अपने यहां देंगे? और जब आप धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों के लिए इतना चिंता कर रहे हैं, तो पड़ोसी देशों में नेपाल भी आता है। नेपाल छोड़ दिए, आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, चीन आता है। चीन में वीगर मुसलमान है, वीगर मुसलमान है, जो दुनिया भर के देश ये मानते हैं, खुद अमेरिका जैसे देश मानते हैं। बहुत से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई है, मीडिया आउटलेट्स में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन में किस तरीके से उइगर, जिनको वीगर कहते हैं, वीगर मुसलमानों पर चीन अत्याचार कर रहा है, डिटेंशन सेंटर में उनको रख रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको सताया जा रहा है। किस बुनियाद पर? धर्म की बुनियाद पर। क्यों? मुसलमान। तो जब आपको नागरिकता देने का इतना ही शौक है, तो चीन के वीगर मुसलमानों को आपने नागरिकता क्यों नहीं दिया? वो तो पड़ोसी भी हैं भाई, भारत का पड़ोसी कौन? चीन। चीन पड़ोसी है। एक आरटीआई में पूछा भी गया था कि हमारा शत्रु राष्ट्र कौन है,
नको, कोई नहीं। और आपको नागरिकता देना ही है तो तमिलों को दीजिए, जो श्रीलंका में है तमिल, तो उनका ताल्लुक भी तो भारत से है और वो भी पड़ोसी है, उसको भी दीजिए। जब आपको नागरिकता देना ही है तो म्यांमार भी तो पड़ोसी है, दीजिए। वहां तो मौजूद है ना मुसलमान, पूरी दुनिया ने आंख खोल कर देखा कि किस तरीके से म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ, म्यांमार में ही हुआ। उनकी नस्ल कशी की गई, उनका नस्लीय सफाया किया गया, तो आप उनको दे दीजिए, वो भी तो पड़ोसी हैं। और आपको नागरिकता देने का इतना ही शौक है सताए हुए धर्म के आधार पर, तो आप अफगानिस्तान में हजारा है, वो भी सताए हुए, शियाज में गिनती होती है उनकी, पहले तशी में गिनती होती है उनकी, शिया हजरात में गिनती होती है, हजारा कम्युनिटी, उनको दीजिए। बलूचिस्तान के बलोच पाकिस्तान में रह के आंदोलन करते हैं, उनको पाकिस्तान में लगातार निशाना बनाया जाता है, दीजिए उनको भी नागरिकता, दीजिए, देना चाहिए। लेकिन भारत के जो नागरिक, मौजूदा नागरिक थे, वो लगातार वो नागरिकता छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कौन सा धार्मिक शोषण जिम्मेदार है, ये भी सरकार को बताना चाहिए और सरकार को ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है, क्योंकि यहां मामला धर्म को लेकर के किया गया है। अब विवाद क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें धर्म जोड़ा गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो भारत का, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह कानून इसीलिए संविधान विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें धर्म का जिक्र है और धर्म के आधार पर यहां नागरिकता देने का जिक्र आता है। चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, भारत सरकार मानवीय आधार पर अगर नागरिकता देने का इच्छुक है तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसमें मुसलमान क्यों नहीं? वजह चाहे जो भी हो, कोई किसी भी वजह से वो भारत की नागरिकता पाना चाहता है तो इस कानून में वहां मुसलमान शब्द भी लिखिए, और नागरिकता देना ही है, शोषण के आधार पर ही देना है कि वहां अत्याचार होता है, फलाना धर्म के लोग हैं, अत्याचार होता है, तो आपको ये धर्म वाला क्लॉज हटाना पड़ेगा, धर्म को ही हटाना पड़ेगा उसमें से, वरना इसको जैसा पहले कहा जाता रहा है कि ये संविधान विरोधी है, तो संविधान विरोधी कहा जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुए, जब 2019 में इसको पारित किया गया, 2016 से ही ये कानून जो है पेंडिंग था, लोकसभा में तो पास हो गया था 2016 में, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था, और 2019 में फिर दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया था, और जब पास हो गया था तब इसको लागू करने की तैयारी हो रही थी। इसका कट ऑफ डेट जो बनाया गया वो 31 दिसंबर 2014, 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही इसे मंजूरी मिल गई, इस कानून को मंजूरी मिल गई। लेकिन भारी पैमाने पर जन विरोध हुआ, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा, अरुणाचल में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, इन सब जगहों पर जो है बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे, बहुत ज्यादा। और दिल्ली का शाहीन बाग आपको मशहूर है, लखनऊ घंटाघर मशहूर है, देश के तमाम इलाकों में महिलाओं ने खासतौर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद तो फिर दौर आया कोरोना का, कोरोना जब दौर आया तो फिर कोरोना पे की वजह से जो है उसको तमाम प्रोटेस्ट वगैरह को सब पर रोक लगाई गई। दिल्ली दंगा उससे पहले शुरू हो गया था, उसके बाद फिर कोरोना आया, जिसके बाद जो है कोरोना का हवाला देकर के सारे धरना प्रदर्शन सबको जो है बंद करा दिया गया। बहुत से लोग आज भी जेलों में बंद हैं, यूएपीए के तहत, और भी अलग अलग कानून एनएसए वगैरह दुनिया भर लगा करके उनको जेल में ठूसा गया है, उनको जमानत भी नहीं मिल रही। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। अब चूंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है तो धीरे धीरे मुसलमान उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम नेताओं को गौर करना शुरू करते हैं, क्योंकि यही वो दौर है जब ये साबित होगा कि कौन आपके हक में खड़ा होता है। अब आप तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ गौर से देखना शुरू कर दीजिए जो आपका सिर्फ वोट लेते हैं, और देखिए
तो आपके लिए कहां तक खड़े होते हैं, क्या क्या बोलते हैं और किस हद तक वो लड़ने के लिए तैयार हैं, विरोध के लिए तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने के लिए तैयार हैं। तो पहचानिए उन लोगों को जो खुद को कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, लेकिन जब ये सीए नाम की मुसीबत हमारे सरों पर मंडरा रही है तो अब आपको दिखना चाहिए कि आपका असल रहबर कौन है, असल नेता कौन है। फिलहाल सीए के बारे में और क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत से दर्शकों को यह दिक्कत हो रही कि टाइम्स मेल का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिल रहा है। यूट्यूब से हमारी बातचीत हुई है और यूट्यूब ने यह बताया है कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक नहीं किया हुआ है, और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक ना होने की वजह से उनको जो है हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, मैसेज नहीं मिल रहा है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।